हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप का लाभ आप पाने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसको आपको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। कई सारी चीज़ें जारी की गई हैं, जिसमें मुख्य कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। एक एक करके हम बात करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बीच में एक्सपायर हो जाता है किसी कोर्स में। आप मान लीजिए कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, डिप्लोमा के, या फिर 10th में है, 12th में है, बीच में आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो जब तक वो आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता, मान लीजिए कोई कोर्स आप बीटेक ही कर रहे हैं, 4 साल का है, 3 साल आपकी इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, वो अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो इस केस में आपको कहिए कि ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको मौका मिलेगा चेंज करने का, ना ही आपको घबराने की जरूरत है, ना ही आपको चेंज करने की जरूरत है। ये आपका जब तक कोर्स समाप्त नहीं हो जाता, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है उसी बेस पे आपका पैसा आते रहेगा, जब तक आपका वो कोर्स समाप्त नहीं हो जाता। वो कोर्स समाप्त हो जाता है, फिर से कोई और कोर्स आप करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उसमें आप फिर से नया बनवा करके आप अटैच कर दीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट देखिए। यहाँ पे देखिए 7वां पॉइंट है, संस्था द्वारा छात्र के 75% उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्तांक अंकों उत्तीर्ण या फिर प्रोन्नत होने का अनिवार्य रूप से अंकन करने के उपरांत ही संस्था द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाएगा। भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्था द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्यवहार का वहन संबंधित शिक्षण संस्थान या फिर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपको मालूम है, मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म किया था, हो सकता है कि इस बार से या फिर आने वाले अगले सीजन से आपका जो अटेंडेंस वगैरह लिया जाएगा वो आपका कल के रजिस्टर पे ना ले जा करके बायोमेट्रिक तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में तो वो सारी चीज़ें हर एक कॉलेज में व्यवस्था नहीं हो पाई है। कुछ पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं, बीटेक के कॉलेज हैं, जहाँ बायोमेट्रिक तरीके से, यानी कि आपका थंब इंप्रेशन वहाँ पे लग रहा है, आपका अंगूठे का निशान वहाँ पे लग रहा है, इस तरीके से अटेंडेंस आपका ऑनलाइन तरीके से लग रहा है। और कहीं कहीं पे ये सुविधा नहीं है, तो जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक है, तो जो कॉलेज वाले होते हैं, मान लीजिए कि आपने रजिस्टर पर अपना अटेंडेंस दिया, तो कॉलेज वाले जाकर के ऑनलाइन तरीके से उस लिंक पे, जो यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक है, उस पर जाकर के वो अपलोड कर देते हैं आपका डाटा। अब इसी केस में काफ़ी सारे बच्चे जो कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, उनका अटेंडेंस परसेंटेज 0-0 हो गया है, या फिर कॉलेज वालों ने 0-0 कर दिया है। या फिर अगर मान लीजिए कि आपकी ईयर बैक है, तो जाहिर सी बात है कि फेल की स्थिति में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। या फिर आप प्रमोटेड विथ मार्क्स थे और आपने भर दिया था प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, इस केस में भी आपका जो स्टेटस अभी फिलहाल में आपने देखा होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और 0-0 सारे डाटा आपके 0-0 हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपके कॉलेज द्वारा ही फिलअप होती है, कॉलेज ऑनलाइन तरीके से फिलअप करके पोर्टल पे, और फिर आपका स्टेटस रिलीज करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए 8वां पॉइंट दिया हुआ है, जब तक माता पिता में से कोई एक जीवित है तब तक माता पिता जैसी भी स्थिति हो के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जाएगा, न कि किसी अन्य सदस्य की, चाहे वह कमाने वाला ही क्यों ना हो। यानी कि कहने का मतलब है, जब तक आपके माता पिता मतलब जीवित हैं, तब तक आपका जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट आप यूपी स्कॉलरशिप में लगाते हैं, वो आपके माता या फिर पिता का लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोनों जीवित नहीं है, तो इस केस में आप जिसके पास रह करके जहाँ से पढ़ाई करते हैं, जो आपके संरक्षक है या फिर कहिए गार्जियन होंगे, तब उस केस में कहिए कि उनका आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अदर मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर यानी कि आपके माता पिता जीवित है, और अब आप ये सोच रहे हैं कि कोई फैमिली मेंबर हो मेरा कम कमाने वाला हो, आपके माता पिता की इनकम ज़्यादा है, तो आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो कम कमाने वाला है, उसका आप लगा देते हैं, या फिर कोई ज़्यादा कमाने वाला है उसका आप लगाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, जब तक आपके माता पिता जीवित है तब तक आपको उनका यानी कि गार्जियन का ही लगाना है। अगर आपके दोनों कोई नहीं जीवित है, माता पिता में से कोई नहीं जीवित है, तब जहाँ से आप रह करके पढ़ते हैं जिसके शरण में, उस संरक्षक का आप अपना इनकम सर्टिफिकेट कह लीजिए यूज कर सकते हैं। अपना आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ये इस बार से गाइडलाइन जारी की गई है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ भी रहे थे, तो यदि कोई छात्र विगत वर्ष में शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र पर औचित्य प्रमाणित होने तथा नए पाठ्यक्रम को दूसरे वर्ष से नए सत्र के रूप में शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, किंतु पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नए पाठ्यक्रम की शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपात्र हो जाएगा। यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने 12th पास किया, आप पॉलिटेक्निक करने चले आए, फिर 1 साल आपने किया, आपको स्कॉलरशिप मिल गया, अब आप सोच रहे हैं नहीं हम पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं बीटेक वगैरह करने या फिर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स वगैरह, मतलब कि बीए वगैरह करने जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपने पॉलिटेक्निक में रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, अभी आपका 3 साल यहीं पर चलेगा। अब आप उस कोर्स में सोचेंगे, आप चूँकि आपके पास तो जानकारी है नहीं, आप सोचेंगे चलिए हमने क्या किया, हमने अब बीटेक में एडमिशन लिया, अब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 4 साल हम पढ़ेंगे, इसमें स्कॉलरशिप भी आ जाएगी,
जाएगी, तो इस केस में आप इसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे। यही वाला आपका डाटा शो होगा केवल रिन्यूअल करने के लिए। तो इस केस में कहने का सीधा मतलब है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है और उसको बीच में छोड़ देते हैं, किसी और कोर्स में जाकर के एडमिशन लेते हैं, तो इस केस में आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के पास भी इस जानकारी को शेयर जरूर कर देंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हालांकि भारी मात्रा में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास जानकारी होती नहीं है और वो ऐसी गलती वगैरह कर बैठते हैं और बाद में कहते हैं कि अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे पता चलता तो मैं नहीं लेता या फिर ऐसे नहीं करता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।